बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। बिलाखिर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च कहाँ पे लेकर आना है, किस तरीके से और क्या तारीख होगी, उसका ऐलान कर ही दिया। पहले उन्होंने अपने खिताब में इस्लामाबाद का जिक्र किया, लेकिन बाद में खुद ही उसकी करेक्शन करते हुए पिंडी का नाम ले ही लिया और कहा कि 26 नवंबर को तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो रावलपिंडी पहुंचे और वहां पहुंचकर मैं बताऊंगा कि आगे का लाहेअमल क्या होगा और हमारे कारकुनों ने क्या करना है। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज भी इस पर हो रही थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मेरा खान साहब से सिर्फ एक सवाल है, वो ये कि वो हफ्ता जहां पर बहुत ज़्यादा अहम एक इम्पॉर्टेंट एक तैनाती होने जा रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल जो है वो मूव करनी है, जो कि ज़ाहिर है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से है, वही हफ्ता क्यों इन्होंने चूज़ किया है और पिंडी का इंतखाब क्यों किया है? क्या कहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, सुनाइएगा। Why has Mr. Khan chosen the very week when the appropriate files must move to the appropriate ministries for the nomination of the new Chief of the Army Staff? अगर आपका मकसद वही धमकी, मार्शल लॉ या फौरन इंतखाबात आज भी नहीं है, तो फिर इसी हफ्ता को आपने क्यों चुना है कि आप कल ही ऐलान करेंगे अपना लॉन्ग मार्च? अगर आपका मकसद हकीकी आजादी है और पाकिस्तान को एक बार फिर आमरीत की तरफ धकेलने नहीं है, तो आपने पिंडी क्यों चुना है कि आप वहां से खिताब करेंगे? कि खान साहब के इस वक्त बैकर्स है, उसका मतलब क्या है? उनका मतलब है कि ये कानूनी आईनी प्रोसेस को मुतनाज़ा किया जाए, इस पे सियासत खेला जाए, एक बार फिर इस मुल्क की किस्मत के साथ खेला जाए। और वी कैन नॉट अफोर्ड कि एक आदमी की अना की वजह से इस किस्म की सियासत किया जाए। ये हुकूमती बयानात हैं जो आज आते रहे कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा बनाने के लिए खान साहब ने पिंडी का इंतखाब किया है और ये कहा है कि वही हफ्ता जो है चूज़ किया है जब ये इंपॉर्टेंट समरी मूव होनी है। इस पे ऑब्वियसली बात करेंगे, पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के बायस हम हमेशा बात करते हैं कि मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन आज वफाकी वज़ीर ख़जाना ने एक बहुत अहम अनाउंसमेंट ये की और कहा कि बहुत दिनों से ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, डिफॉल्ट कर जाएगा। तो पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये आज इसहाक डार साहब ने कहा है। कह रहे हैं कि ऐसा कोई खदशा मौजूद नहीं है, ये रूमर्स हैं, इस पर यकीन ना करें और पाकिस्तान अपनी तमाम अदायगियां टाइम पर करेगा। पहले तो ऑब्वियसली इसी पे मैं बात करना चाहूँगी। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद शमसाम अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बेहद शुक्रिया। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी शुक्रिया। अगर आप तीनों की इजाज़त हो तो मैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इसहाक डार साहब के बयान पर उनका मौक़िफ़ जानूंगी। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि जो आज डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की जितनी भी अदायगियां हैं और दिसंबर में भी जो $1 अरब की अदायगी है वो भी हम कर लेंगे, दिवालिया होने का कोई खदशा मौजूद नहीं है, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, आप अग्री करते हैं ये डार साहब जो कह रहे हैं वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इस साल जो हमें बाहर से पैसे की जरूरत है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तकरीबन $34 अरब। और जब आपके रिजर्व महदूद होकर $8 अरब पे आ गए हैं, आप ये सोचिए कि पिछले 15 महीने में हमारे रिजर्व में $12 अरब की कमी आई है। तो लिहाजा परेशानी की तो वजह जरूर मौजूद है। और ये भी आप देखिएगा कि जो इस वक्त $8 अरब हमारे पास सिर्फ मौजूद हैं, उसमें तकरीबन 90% ऐसे पैसों का है जो डिपॉजिट्स रखे गए हैं सऊदी अरेबिया से और चाइना से, उनको आप इस खर्चों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा मार्जिन बहुत कम है, परेशानी जरूर है। हम सब की दुआ है कि हम दिवालिये की तरफ ना जाएं, पर खतरा जरूर मौजूद है।
फिर डॉक्टर साहब देखिए, आपने खुद ही कहा कि 34 अरब डॉलर्स चाहिए। ऑब्वियसली अगर 5 महीने में देखें तो अब तक गालिबन 4.2 अरब डॉलर जो हैं वो मिले हैं। कमर्शियल लोन्स में भी जो फिगर हमारे पास आ रहा है वो ये कहते हैं कि जी 7.6 लेने थे अरब, 7.6, और वो भी सिर्फ 200 मिलियन डॉलर्स मिले। तो अगर ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम देखते हैं, ये इशारियां हम देखते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, सो वो सामने रखते हुए फिर डार साहब इतना पॉजिटिव कैसे हैं, वो कैसे होप दिला रहे हैं आवाम को? मेरे ख्याल से देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं उनका एक रोल होता है कि वो चाहते हैं कि मार्केट में कॉन्फिडेंस रहे, मगर जो आदाद शुमार हैं, कुछ आपने भी कोट किया, कुछ मैंने भी कोट किया, यकीनन परेशान कुन हैं। और आप ये देखिए कि बड़े मुश्किल से हमारे पास 8 अरब डॉलर रह गए हैं, जिसमें से 7 अरब डॉलर डिपॉजिट्स हैं, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा मार्जिन बहुत कम है। और अब कोशिश ये होनी चाहिए कि IMF के साथ जो बातचीत शुरू भी नहीं हुई है वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो, मार्केट में कुछ कॉन्फिडेंस वापस आए। रुपए की गिरावट शुरू हो चुकी है, खतरा ये कि और भी गिरावट हो सकती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रुपए की गिरावट और भी आने वाले दिनों में नजर आएगी। एक, अगर ऑब्वियसली आप इतने अहम ओहदे पर रहे हैं और ये चीजें बहुत क्लोजली आप स्टडी भी करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है, जाहिर है, उसकी वजह से और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये आलमी इदारे जो हैं उस तरीके से आपसे बात करने को तैयार नहीं है। क्या 1, 2, 3 चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को करनी चाहिए अगर वाकई इन्होंने सस्टेन करना है? सबसे पहले देखिए, जो फर्क पैदा हो गया है रुपए की वैल्यू में ओपन मार्केट में और आपके जो इंटरबैंक रेट में जी, वो बहुत ज्यादा हो गया है। 10 रुपए से ज्यादा, कुछ एरियाज में तो ये 20 रुपए तक पहुंच रहा है। इसको कम करना है, स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मार्जिन कम हो, इसलिए कि रेमिटेंसेस में पहले 4 महीने में 1 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है और अक्टूबर में 18% कमी आई है। तो इसको फौरन ठीक करें। दूसरी तरफ आप एक्सपोर्ट्स को, जो आपने एक तरह से इंसेंटिव्स जो पहले दिए करते थे हम, वो आपने काफी विड्रॉ किए हैं। एक ही इंसेंटिव है, वो आप उसको कायम रखें, जो आपने बिजली की लिस्ट जो मुकर्रर की है 20 रुपए की। और तीसरी तरफ आपको अब अपने जो इंपोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए फिजिकल LLCs कंट्रोल करना नामुनासिब है। ठीक, आप ये करें कि टैरिफ्स जो हैं, जो हद से ज्यादा पाकिस्तान ने कम कर दिए हैं, हमारे यहाँ 11% हैं, हिंदुस्तान में 18% हैं। आप अपने टैरिफ्स को मुनासिब लेवल पे ले आएं और इंपोर्ट्स को थ्रू मार्केट मैकेनिज्म कंट्रोल करें। ये जो फिजिकली आप कंट्रोल कर रहे हैं, इससे प्रोडक्शन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है, तो लिहाजा बड़े वाज़ेह चीजें हैं और अब वक्त आ गया है हुकूमत को, हम सब की गुजारिश ये है कि एक्शन लेना जरूरी है। सियासी हलचल जो है वो पीक पे आने वाला है बिल्कुल 1 हफ्ते में अब, लिहाजा अब बहुत जरूरी है कि किसी तरह से मार्केट में कोई कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया जाए, वरना खुदा न खास्ता रुपए के खतर में और कमी आ सकती। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए। एंड अगेन उन्होंने कहा कि डार साहब का काम है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर कि वो आवाम को होप दिलाएं, लेकिन हालात इतने अच्छे हैं नहीं जितना कि आज उन्होंने कोट किया है। अब सबसे बड़ा जो इसमें बहुत सारे मुहर्रिकात और अवामिल में से सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है ना समसाम बुखारी साहब, वो सियासी हलचल को करार दिया जाता है। आपने भी सुन लिया कि अब अगले हफ्ते आप लोगों ने अनाउंस भी कर दिया 26 को। सो ये मामलात आज जैसे हुकूमत आपसे सवाल उठा रही है कि इसी हफ्ते का चुनाव क्यों किया गया और पिंडी का ही इंतखाब आपने क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सादिया, पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं, मैं बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। अगर आप मेरे से भी उस पर कुछ पूछती तो मैं ऐड करता कि मार्केट में जो कुछ हो रहा है, जो प्रॉपर्टी के साथ ये कर रहे हैं, और जिस तरह लोगों का एतमाद मार्केट से मार्केट से उठ रहा है, प्रॉपर्टी के ऊपर इस तरह के टैक्स लगा रहे हैं कि इन्वेस्टर जो हैं वो खौफजदा हो जाए। जब तक इन्वेस्टर को ये मौका नहीं मिलेगा वो इन्वेस्ट करे, डॉलर का और रुपये का गैप
कभी ठीक नहीं होगा। बेजा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और उसमें टैक्स नेट जो है उसको थोड़ा कर रहे हैं, और दूसरा उसमें ये मतलब जिन लोगों से टैक्स लेना है उनकी तादाद में कमी कर रहे हैं और टैक्स की रेशो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उसका नतीजा ये होगा कि जब इन्वेस्टमेंट मार्केट में नहीं आएगी और ओवरसीज पाकिस्तानी जिस मोहब्बत के साथ, जिस वलवले के साथ आपके पास पैसा भेजते हैं और वो यहाँ प्रॉपर्टीज पे ही इन्वेस्ट करते हैं, उनका भी एक होगा। दूसरा आप ये गौर करें कि पिछले अप्रैल से लेके जब से ये रजीम चेंज हुआ है, आप जरा गौर कर लें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, मेरी बात मत सुने आप, कि कितनी रिमिटेंस में कमी आई है और क्यों आई है, क्योंकि इस हुकूमत पे ओवरसीज पाकिस्तानी का एतमाद नहीं है। बाकी आपने बात की उसकी, देखें हमने लॉन्ग मार्च शुरू किया बहुत वक्त के साथ, उसमें लॉन्ग मार्च पुरअमन 100% पुरअमन। इवन खान साहब पे जब कातलाना हमला किया गया, बुजदलाना हमला किया गया, वो जख्मी हुए, एक हमारा कारकुन शहीद हुआ और बहुत सारे लोग जख्मी हुए, उसके बाद भी हम कोई तोड़ फोड़ या इस तरह की चीजों में नहीं पड़े, बल्कि पुरअमन मार्च जारी हो। इसका जिस तरफ वो मिलाना चाह रहे हैं, हमारा कोई उस तरह का इरादा नहीं है। पंजाब से या पेशावर से जो भी रास्ता इस्लामाबाद में दाखिल होता है वो उसमें 90% दाखिले पिंडी की तरफ से ही होते हैं। और रवात में हमारा पहले दिन से आपने सुना होगा कि प्रोग्राम था कि रवात से इकट्ठे हो गए, तो आपने आना इस्लामाबाद ही है, तो लाल कर रहे हैं ये इस्लामाबाद में। आप ये कह रहे हैं कि आना आपने इस्लामाबाद ही है, पिंडी पहले सब इकट्ठे होंगे, फिर खान साहब बताएंगे कि कब वहां से निकलना है इस्लामाबाद के लिए। सादिया मैंने अभी ये नहीं कहा, मुझे अगर आप खत्म कर लेने दे बात, मैंने ये कहा कि अगर हमने आज खान साहब ने कह दिया कि मैं अगले लाए अमल का ऐलान वहां करूंगा पिंडी में जाके, तो बात यह है कि मैं आपको अर्ज ये करना चाहता हूं कि केपी से, पंजाब से जो भी काफिले आएंगे, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पिंडी की नॉर्दर्न साइड से या ईस्टर्न साइड से या वेस्टर्न साइड से उनको गुजरना ही गुजरना है और वहां पे इकट्ठे होके हम एक लाया अमल करेंगे। मगर एक चीज जो है वो पक्की है कि हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो पुरअमन है। गोलियां खा के भी, कातलाना हमले करवा के भी, और इनकी खास तौर पे जो इतलात की वजारत है और दाखिला की वजारत है उसकी जो हर्जा सिराई बिला नागा होती है और मुसलसल के साथ होती है, इसके बावजूद हम जो है वो हम पुरअमन हैं। और हम मांग क्या रहे हैं? साफ और शफाफ इंतखाब। बिल्कुल ठीक है, अभी पाशा साहब ने कहा, इस पे जरा दोबारा आते हैं। पहले तो ये जो आपने आपसे क्लैरिफाई किया है, जरा इस पे मैं मौक़िफ़ जान लूं बाकी मेहमानों का भी। आपका एतमाद नहीं कि ठीक है जी, जरूर करें आप। मुझे बताइए सेनेटर अफनान साहब, ये जो अभी शमशान बुखारी साहब ने कहा कि ऑब्वियसली पिंडी से ही सारे रास्ते होकर गुजरते हैं, फिर इस्लामाबाद के हवाले से वो भी खान साहब ने जो कहा है कि ऐलान करेंगे, पिंडी पहुंच के लाया अमल बताएंगे। वो कह रहे हैं ऐसा मामला है नहीं जो आप लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और 26 की तारीख है, हफ्ता बन रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उससे पहले तो फाइल और समरी वैसे ही मूव हो चुकी होगी नेक्स्ट वीक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि इन्होंने जो है जो अपना लॉन्ग मार्च कॉल किया, जिस टाइम पे वो कॉल किया, जो महीना इन्होंने सेलेक्ट किया, और फिर जो ये बयान देते हैं इनके लीडर हर तो दूसरे तीसरे दिन के, जी फलाने आर्मी चीफ को इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि ये आके अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे या मेरे पे केसेस बनवा देंगे या मुझे वज़ीर आज़म ना बनने दें या मेरे रास्ते में रुकावट खड़ी कीजिए, तो फिर उसके बाद फिर क्या रह जाता है? उसके बाद फिर ये चलना शुरू हुए थे 26 तारीख पिछले महीने, 25 से 26 तारीख को, और ये 26 तारीख को पहुंचेंगे इस महीने की, एक महीने बाद रावलपिंडी। वो तो खान साहब वाला इंसिडेंट हो गया ना बीच में। नहीं वो चले वो भी हो गया, तो फिर और डिले कर लेते। तो 21 को पहुंच रहे थे। बिल्कुल उस हफ्ते, जिस हफ्ते अपॉइंटमेंट है उस हफ्ते पहुंच रहे हैं, और उसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। इतना तो कोई देखे पाकिस्तान में बेवकूफ नहीं है कि किसी को ये वाली बात ना समझ में आती हो। भाई बात यह है कि आप एक महीना नहीं लगता लॉन्ग मार्च, अगर आपको मकासद कुछ पूरे पाकिस्तान को मोबिलाइज कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को मोबिलाइज भी करना हो तो इतना टाइम नहीं लगता ना। अच्छा, आपने यहाँ तक ही पहुंचना था। कितना पहले भी 50 दफा आप आए, एक दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, इस तरह थोड़ी लगते। तो ये बेसिकली ये सारा का सारा इनका जो प्लान है। नहीं, लेकिन ये क्या कर लेंगे? मतलब अगर ये पिंडी आ भी रहे हैं तो ये आप जिस तरीके से इसको वो पिंडी वाली अपॉइंटमेंट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कर क्या सकते हैं? इनके इख्तियार में थोड़ी, वो तो वज़ीर आज़म का इख्तियार है। बिल्कुल है, लेकिन ये अपना तो ये क्या कर लेंगे? ये प्रेशर बिल्ड करने की इनकी टैक्टिक्स हैं, ये पहले भी इस तरह की कोशिशें करते हैं। अपनी मर्जी का थोड़ी आर्मी चीफ लगवा सकते हैं। वो अपनी मर्जी का नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ना कि 3 नाम मैं देता हूँ, 3 नाम आपने, इन्होंने बातें की। खान साहब बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि वो यही चाहते हैं कि जो मेरिट पे हो। बात जो है वो जब वो हमने आगे से रिस्पांस नहीं किया। अच्छा। मेरी गुजारिश सुन ले, एक मिनट मेरी गुजारिश तो सुन ले आप, मैं बात तो कर लूं। तो जब इनकी बात नहीं मानी गई, जब इन्हें नजर आ गया कि इनकी कोई दाल नहीं गलनी, तो तब इन्होंने कहा कि ठीक है फिर जो है वो मतलब कि हम जो है इस तरह कर लेते हैं। मतलब ये खुद बैक एंड फोर्थ बहुत दफा इस मामले पे जा चुके हैं।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि पहले ही खान साहब ने कहा था मुशावरत कर लें, 3 नाम हम देते हैं, मैं मुशावरत कर, लेकिन ऑब्वियसली वो आईनी तरीका नहीं है, उनको इख्तियार, वो वजीर आजम को इख्तियार देता है आइन। मुझे बताइए रजा रूमी साहब, आपका इस पर क्या तबसरा है? आज बार बार काफ़ी हुकूमती लोग जो हैं वो सदर साहब को भी मुखातिब करके कह रहे थे कि सदर साहब आप अब सोच लें, आपके पास आखिरी मौका है, आपने क्या करना है, आपने रहना है, इस तैनाती को मुतनाज़ा तो नहीं आपने बनाना। सदर साहब कर क्या सकते हैं? सदर साहब के पास तो इख्तियार ही नहीं है, वो तो पाबंद हैं जो उनको समरी आएगी जिसका भी नाम रिकमेंड वो वजीर आजम साहब करते हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि आइन के मुताबिक तो यही सूरत हाल है कि सदर मुमलिकत जो है, और ख़ुसूसन 18वीं तरमीम के बाद तो वो जो काबीना की और वज़ीर आज़म की जो फैसले हैं वो उन्हीं को आगे जो है इंडोर्स करते हैं, और अस खुद उनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है। पहले हुआ करती थी एक ज़माने में, लेकिन यहाँ पर गालिबन आइनी और कानूनी इख्तियारात का जिक्र नहीं हो रहा। सादिया, चूँकि सदर अलवी जो हैं पिछले चंद हफ्तों से जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के मुक्तदरा के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो उस हवाले से शायद बात हो रही है। चूंकि वो बहुत सी ऐसी गुफ्तगू जो और कॉन्वर्सेशंस जो होती रही हैं आम इंतखाबात के हवाले से, इवन आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि ये वाले मामला भी जो है ज़ेरे बहस आया, और इसलिए सदर अलवी साहब जो है वो यहाँ पर एक राब्ते का जो पुल है वो उसका रोल अदा कर रहे हैं। तो गालिबन ये वजह है कि उनका जिक्र किया जा रहा है, और यही वजह है कि कल उनकी। बट मुझे ये बताइए, ये जो अभी हमने बात की, शमशान बुखारी साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भाई ये हुकूमत गलत इस चीज़ को उससे जोड़ने की कोशिश कर रही है, और मैं अफनान साहब से भी ये पूछ रही थी कि ये लोग अगर आ भी रहे हैं पिंडी, तो जो आप ख्याल कर रहे हैं ये कर क्या सकते हैं? किस किस्म का दबाव हुकूमत को लग रहा है कि ये पिंडी बैठकर अपॉइंटमेंट के हवाले से डाल सकते हैं? देखिए, दबाव तो यही है कि आप इस बात पे तो अब ये तो बच्चा जानता है कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से उन्होंने पिछले 6-7 महीने में उनके ऊपर उनको टारगेट किया है, और फिर उनके हवारियों ने, उनकी सोशल मीडिया टीम्स ने। अब देखिए, कोई भी चीफ नया लगता है XYZ, हमें नहीं पता अभी कौन फाइनल होगा नाम, अभी तो ऐसे ही स्पेकुलेशंस ही जारी हैं, और खान साहब वहाँ पिंडी में खड़े होकर जलसे में कहें कि भाई ये तो ठीक नहीं है या ये मेरिट पे नहीं लगा, तो जाहिर बात है ये एक, मेरा नहीं ख्याल वो ऐसा करेंगे जाती तौर पर, क्योंकि अब वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने मुस्तकबिल में अगर इलेक्शन लड़के मकबूल है तो उन्होंने वज़ीर आज़म भी बनना है, तो वो इतना बड़ा हेड ऑन कोलिजन नहीं करेंगे, लेकिन उसकी एक थ्रेट होती है। याद रखिए कि जो फियर ऑफ स्ट्राइक जो होती है ना, वो ज्यादा अहम होती है असल स्ट्राइक से। तो एक तो ये कि वो ये कर सकते हैं, और फिर आपको पता है कि ये इदारे के लिए भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमें ये जरूर पता है कि अच्छी खासी तादाद है रैंक एंड फाइल में जो कि हमदर्दी रखती है इमरान खान साहब की सियासत में, बल्कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो, और जो अप्रैल या अक्टूबर 2021 वाली इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल हम आहंग थी। 1 पेज तो बड़ा पुराना है, प्यार का सिलसिला बहुत पुराना है, तो ये तो अभी कुछ दूरियां हुई हैं, तो इस वजह से वो इदारे के लिए ठीक है। आपको लगता है कि ऑब्वियसली आईनी और कानूनी तौर पे तो खान साहब या उनकी पार्टी कोई किरदार अदा नहीं कर सकती इस अपॉइंटमेंट में? एक ब्रेक लेने दीजिए मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शमशान बुखारी साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि अब ऑब्वियसली जिस तरीके से खान साहब ने 26 तारीख को पिंडी का रुख करना है, आप लोग आएंगे यहाँ पे, अब लॉन्ग मार्च का मकसद ज़रा उस पर बात करते हैं। एक तरफ तो उन्होंने कहा फौरी इंतखाबात करा दें, उस पर हुकूमत कह चुकी है कि हम फौरी इंतखाबात नहीं कराएंगे, जो मर्जी कर लें, इंतखाबात अपने टाइम पर होंगे, या अगर बहुत हुआ तो कुछ हम हुकूमती लोगों से सुनते हैं कि भाई 4 महीने 5 महीने के बाद शायद हो जाएं।
दूसरा हुकूमती दावा कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए सब कुछ कर रहे थे, वो भी चलें। आपने कहा कि बिल्कुल उसको उस चीज से जोड़ने की जरूरत नहीं है। सो फिर आखिर ऐसा क्या होगा आपके लॉन्ग मार्च के नतीजे में कि जिस पे आप कहेंगे कि हाँ, अब हमारा लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया, अब जो हम चाहते थे हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं? देखिए सादिया, पहली बात तो यह है कि ये लॉन्ग मार्च को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, एक हरीफ जमात ने करना होता है। दूसरा, ये अच्छी तरह जानते हैं कि इनका लोगों में एतमाद नहीं है, लोग इनके साथ नहीं हैं, लोग इनके साथ चल नहीं रहे। इनके जो बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े टीवी पे आके बातें करते हैं, कुछ लोग इनके, उनका यकीन कीजिए अवाम में जाना मुश्किल हो गया है। लोग सवाल करते हैं ये पाकिस्तान वो वाला पाकिस्तान अब नहीं है। देखें, हमने वो वाला जमाना भी देखा, अब भी देखा, लोग बोला ही नहीं करते थे। अब लोग, अच्छी बात है, लोग सवाल करते हैं, बच्चे बच्चियां नौजवान सवाल करते हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया। पहली बात यह है कि मुझे आप ये बताएं कि ये इसको कंट्रोवर्शियल इसलिए कर रहे हैं, ये जो हम इस अहम तैनाती की बात कर रहे हैं, क्या इसका एक मैकेनिज्म है या नहीं है? उस मैकेनिज्म का लॉन्ग मार्च से क्या ताल्लुक है? दूसरी बात यह है कि क्या हमने किसी कि इदारे में किसी फर्द का या किसी शख्स का नाम लिया कि इसको बनाना चाहिए, फिर कैसे तलक ये जोड़ते हैं? या खुदा न खास्ता हमने ये कहा देखें फौज सबकी है, उसको मुतनाज़ा ये करना चाहते हैं, हम नहीं करते। पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत भी है, और पाकिस्तान का एक एक सिपाही जो मादरे वतन की हिफाजत कर रहा है, बॉर्डर पे खड़े होकर, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। और पूरी कौम, कम से कम हम तो उनके एहसानमंद हैं जो पूरी कौम के लिए लड़ रहे हैं बॉर्डर पे जाके, और अपनी जानें जो हैं वो आगे कर रहे हैं, और हम चैन से अपने काम कर रहे हैं। अर्ज ये है कि हमारा लॉन्ग मार्च जब शुरू हुआ, पूरी दुनिया को पता है कि 20 और 21 की दरमियानी शब हमने यहां पहुंचना था। कातलाना हमला जिस तरह भी हुआ, तहकीकात ये होने नहीं दे रहे। मुल्क में हालत ये है कि अब अरशद शरीफ शहीद हो गया, अभी तक उसका खानदान, हमें छोड़ें, क्या उसका खानदान मुतमिन है? उसके बाद आप ये देखें कि जो सेनेटर आजम सवाती के साथ होता है, जो और लोगों को थ्रेट दिए जाते हैं, ये क्या क्या तुक है? तो हम बेसिकली हकीकी आजादी का मतलब यह है कि अवाम की हुकूमत अवाम के हाथ में और अवाम की मर्जी से। क्या हम ये कह रहे हैं हमें कुर्सी पे बिठा दो? हम इलेक्शन मांग रहे हैं, कोई दुनिया की जमहूरियत बता दे जहां पे इलेक्शन मांगना। आप इलेक्शन मांग रहे हैं, आप कहते हैं हमारा लॉन्ग मार्च हम आएंगे, पिंडी आए, इस्लामाबाद आए, आपका वाहिद एंड पे जो मुतालबा होगा वो ये कि ये हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे दे, पाकिस्तान का इलेक्शन हो, ताकि पाकिस्तानी अवाम की मर्जी से पाकिस्तान के वो लोग इलेक्ट होके आए जिनको पाकिस्तान की अवाम चाहती है। अगर ये समझते हैं ये पॉपुलर है तो ये इलेक्शन से खाइफ क्यों है? मुझे याद है कि जब ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ धरने देते थे, अभी तो जमाना बदल गया, मैं तो हैरान हूं पीपल्स पार्टी के दोस्त जो इनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, ये बीबी के खिलाफ जो करते रहे, कि आपको याद नहीं है? अच्छा, क्या मेरा मतलब किसी को याद नहीं है कि ये तो अदालतों में पहुंच जाते थे, और क्या इन्होंने किया पीपल्स पार्टी पे? और हम सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं। इलेक्शन मांगना इसलिए गुजर रहा है कि ये जानते हैं लोग इनके साथ नहीं। ठीक है सेनेटर, क्या ये जमहूरी लोग आपको वोट नहीं करेंगे इसलिए आप इलेक्शन में जाना नहीं चाहते? देखिए बात ये है कि हम 80% बाय इलेक्शन जीतते थे, तो उस वक्त हम कहते थे इलेक्शन कराओ, तो ये कहते हम नहीं कराते इलेक्शन। लाहौल वाला कुव्वत, अभी इलेक्शंस का नतीजा देखें आप, वो खत्म 20 जुलाई के बाद हमने इनको कहा नो कॉन्फिडेंस जमा। एक सेकंड रुक जाए, मैं जवाब दे दूं, आपने अपनी बात कर ली। देखें, जब 8 मार्च को हमने इनको वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराने से पहले इनको ये वाली बात हमने कही कि आप जो है वो हुकूमत जो है उसको असेंबली तोड़ दें, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। तो भाई फिर अब आखिरी बॉल तक लड़े, आप अपने अल्फाज पे तो कायम रहे ना। आप, हमने तो आपको मशवरा दिया था कि आप असेंबलियां तोड़े, इलेक्शन हम तो कायम पे नहीं मानी ना हमारी बात। तो अब आपको एकदम से अच्छा, और अगर आपको इतना ही शौक है इलेक्शन कराने का, तो पंजाब में और पख्तूनख्वा में असेंबलियां तोड़े चले। अच्छा, और आपका हाल ये है तो 2 सूबों के असेंबलियां टूट जाएंगे, आप कह रहे हैं पूरे मुल्क में ही ऑटोमेटिकली होंगे। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, ये कहते हैं कि जी तहकीकात नहीं हो रही, आईजी पंजाब इनका, सीसीपीओ इनका, इंटीरियर मिनिस्टर इनका, लॉ मिनिस्टर इनका, चीफ मिनिस्टर इनका, बेबस हैं हम। नहीं तो छोड़े उसको, हुकूमत को, उस हुकूमत को छोड़े जिसने इनको हुकूमत ये तख्तियां लगाने के लिए बैठे हुए वहां पे, तनख्वाह लेने के लिए बैठे हुए, अगर कुछ नहीं कर सकते तो छोड़े, या कहते हैं हुकूमत को। ये कौन सा तरीका है? आप हमें ताना दे रहे हैं, आपका काम है तहकीक कराना। वजीराबाद आपकी जुरिस्डिक्शन थी, आपकी पंजाब पुलिस है, आप तहकीकात कराएं, क्यों नहीं कराते आप? और अगर नहीं होता तो हुकूमत छोड़े। ये कौन सा आपने मजाक बनाया हुआ है कि आप गलती है आपकी
और आप डाल आप वफाकी हुकूमत पे रहे। फिर ये कहते हैं कि जी जो है वो ये आदम सवाती साहब के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ। देखिए मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ किसी भी सेनेटर के साथ इस तरह का मामला हो, लेकिन क्या मरीम नवाज के साथ इन्होंने क्या किया था? क्या शहबाज शरीफ, मैं तो किसी आम आदमी पे करता हूँ, हमजा शहबाज, क्या मिफ्ता इस्माइल, क्या खाकान अब्बासी, क्या ख्वाजा आसिफ, क्या राना सनाउल्लाह? 15 किलो का आपने उसके ऊपर हेरोइन का केस डाल दिया राना सनाउल्लाह के ऊपर। 22 महीने हमजा को आपने जेल में डाला। आपको उस वक्त आपने मरियम की सेल के अंदर कैमरे लगा दिया, औरत है बेचारी वो, आपको तब शर्म नहीं आई? आज आपको अपने पे आई है तो बड़ी तकलीफ हो रही है। क्या हमारे साथ कोई कुछ नहीं करता? ठीक, आप याद करें अपना अंदाजे हुक्मरानी, तब आप कहते थे हाँ हम वापस जाएंगे, हम पंखा ले लेंगे, हम एसी ले लेंगे, हम उसको सीधा कर देंगे, विकटें उड़ा दी हमने। आज आपके अपने ऊपर आई है तो आपको तकलीफ हो रही है। और आप हमें ताना देते हैं पीपल पार्टी का, परवेज इलाही को सबसे बड़ा पंजाब का डाकू किसने कहा? चाहिए वो बातें हैं, वो उस पे हम भी कई दफा बात कर चुके हैं। लेकिन मुझे बताएं ना, ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख आपको ताना कौन दे रहा है? मैं तो पीपल्स पार्टी वालों को कह रहा हूं, मैं उन पे हैरान हूं, आप लोगों के साथ जो रह रहे हैं कि सही है, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, आपको लगता है कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है अफनान साहब कि अगर आप अभी फौरी नहीं, दिसंबर में ऑब्वियसली नहीं हो सकते, जाहिर है आप लोग कोई तारीख देंगे, केयर टेकर सेटअप आएगा 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, हो सकता है आपका और उनका इत्तेफाक हो जाए किसी चीज पे? नहीं देखिए, ये बच्चों वाली ये कहते हैं ना कि ये आईने पाकिस्तान के अंदर कोई 6 महीने की 4 महीने की केयर टेकर की कुछ गुंजाइश ही नहीं है। नहीं। आईने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 चीजें हैं। हाँ, या तो टेन्योर कंप्लीट होगा तो 2 महीने की केयर टेकर है, टेन्योर कंप्लीट नहीं होगा तो 3 महीने की केयर टेकर है। आज से अगर आप अंदाजा लगा लें तो 8 महीने रह गए हैं हुकूमत के। ये फजूल का रोना धोना है। देखिए ना, 8 महीने तो रह गए, और अगर फर्ज करें हम आज भी तोड़ दें तो 3 महीने तो वैसे भी क्या कहते होंगे, आज तो हम तोड़ भी नहीं रहे। तो 5 महीने के ऊपर क्या, किस चीज के ऊपर? अच्छा, मैं क्विकली जरा वैसे समझाऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग नुकता है कि भाई 4 महीने बाद जो इंतखाब होने, 5 महीने बाद होने, वो 8 महीने बाद हो जाए, क्या एतराज है इसमें? जो जबर का और जुल्म का और फिस्तायत का एक दिन भी है, उसको कबूल नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। रजा रूमी साहब, आपको क्या लग रहा है ये इंतखाबात पे लेकर जो मामला यहाँ पर फंस गया है, ये अब खान साहब का बयान मैं देख रही थी परसों, उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि हम तो उस पर पीछे हट गए, हमारा इख्तियार नहीं है, ये उन्होंने खुद कहा है ऑब्वियसली। तो ऐसा लगा उनकी बातों से कि वो पीटीआई एक कदम पीछे ले रही है। फिर प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो भी लगे हुए मुसलसल मुफाहमती कोशिशों में। आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से भी कोई एक स्टेप पीछे लिया जाएगा और कहीं ना कहीं इत्तफाक हो जाए इंतखाबात के मामले पर कि ये जो इंस्टेबिलिटी मुसलसल हमें नजर आ रही है ये तो खत्म हो? देखिए, पहली तो ये बात है कि मैं ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा कि क्या वाकई ही में कोई इनका इत्तेफाक होगा, लेकिन हमें ये जरूर कहना चाहिए कि ऐसा होना इस वक्त मुल्क के लिए जरूरी है। ये अब एक लाजिम बात है कि पाकिस्तान में ये जो अदम इस्तेहकाम है इसको कम किया जाए, इसको खत्म किया जाए और लचक दिखाई जाए। इमरान खान साहब को भी उन्होंने थोड़ी सी लचक तो दिखा दी। आज तो उन्होंने जलसे में ये भी कहा, अपने वो खिताब में ये भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की। हाँ, अलबत्ता साजिश कोई हो रही थी तो उन्होंने रोकी नहीं। तो ये भी उन्होंने अमेरिका के ऊपर भी अपनी जो पॉलिसी बदल ली है, और अब आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर भी वो थोड़े से पीछे हट गए, क्योंकि गालिबन उनको यही जो उनकी गुफ्तगू शुनीद हुई है उसमें यही कहा गया कि आप इसको कंट्रोवर्शियल ना करें। तो इसका मतलब है खान साहब तो ऑलरेडी थोड़ी वो दिखा रहे हैं लचक। अब उनको अपने जो मुखालिफिन हैं उनके साथ बैठ के पार्लियामेंट के फोरम पे बात करनी चाहिए। और हुकूमत वक्त को भी मैं समझता हूं कि अगर इंतखाबात होने हैं सितंबर में, अगस्त में, जो भी 2-3 महीने पहले इंतखाबात हो जाए तो क्या कोई कयामत नहीं आएगी, और इससे कोई मुल्क का कोई हल निकले, 2-3 महीने कोई आगे बढ़े। क्योंकि इस वक्त एक अजीबो गरीब तनाव बना हुआ है पूरी मईशत। आपने उसका जिक्र किया अपने इब्तदाइये में। जो हालत है इस वक्त मुल्क की, उसके लिए सबसे अहम चीज सियासी इस्तेकाम इस वक्त है, और वो जब तक नहीं होगा कोई पॉलिसी साजी कुछ नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल ये होना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन भी यही है। आर्मी चीफ का तो मसला हल हो रहा है, वो उसके ऊपर तो ज्यादा खान साहब भी कुछ पीछे हट गए हैं, कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि सारे फरीकैन को इस वक्त जो है कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर मुल्क को इस क्राइसिस से निकालना होगा। जी
ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको यही लग रहा है कि खान साहब ऑब्वियसली एक कदम पीछे हटे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को उस तरीके से अब टेक ऑन नहीं कर रहे जैसे वो पहले कर रहे थे बयानात में, और फ्लेक्सिबिलिटी तमाम अतराफ से सबको दिखानी चाहिए, और ये भी कि 2-3 महीने पहले इलेक्शंस अगर हो भी जाएं तो कोई इसमें मुजायका नहीं है, हुकूमत इस पर सोचे। एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शमशान बुखारी साहब, आप ऑब्वियसली पार्लियामेंटेरियन हैं, आपने ये चीज़ें देखी हैं, पार्लियामान की अहमियत पर कई दफ़ा आप से मैं सुन चुकी हूँ, प्रोग्राम्स में आप अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से बाहर आकर फैसला लिया, आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के जाने के बाद हुई जिस पर आपने बाद में तनकीद की कि इन्होंने देखे जी नैब तरमीम लेकर आ गए और इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी केसेस ख़त्म कराने के लिए सब कुछ कर लिया। अगर आप लोग पार्लियामान में होते तो बहुत सारी चीज़ें ना हो पाती, बहुत सारी तरमीम जिनको आज आप गलत समझते हैं वो ना हो पाती। अभी भी कहीं पर कोई आसार हैं कि ये आपका लॉन्ग मार्च ख़त्म होता है तो आप लोग पार्लियामान में वापस आकर किसी ना किसी सूरत कोई इलेक्शंस के मामले पर आगे बात लेकर चलें? देखिए, पहली बात यह है सादिया कि किसी भी जमात में हर चीज़ मुशावरत के साथ होती है और उस मुशावरत में हर तरह की आरा होती हैं और उन आरा में कई लोग राय ये भी देते हैं कि पार्लियामेंट में रहना चाहिए, कई लोग जो है वो राय ये देते हैं कि आपको पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से ये रजीम चेंज हुई और जो जो चीज़ें इसमें की गई और जो जो गैर जमहूरी अंदाज में उसमें चीज़ें आई, जिस तरह पैसा चला, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, सिंध हाउस सबके सामने है और चीज़ें सामने सामने हैं, वीडियोस लोगों की आ गई। खैर, वो मैं जो आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ उसमें गुजारिश ये है कि जब आपका इत्माद ही नहीं उसमें कि ये क्या कर रहे हैं, बल्कि इनकी अपनी जमात का भी अजीब सा एक हुआ और चूं चूं का मुरब्बा बन के, आप देखें अगर इनको इत्माद होता तो आज 77 वज़रा होते, 77 की तादाद है कैबिनेट पे। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा पहले दिन से यही मुतालबा था कि जल्द अज जल्द शफाफ, आज़ादाना और किसी ऐसे सेटअप पे, हमें तो इलेक्शन कमीशन पे भी, इलेक्शन कमिश्नर पे शदीद एतराज है कि आप जो है, और आप उनके फैसलों से भी देख लें, उनके फैसले बोल रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले नहीं है बल्कि जाती वेंडेटा है उनका कोई। तो मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हम तो आज़ाद इलेक्शन मांग रहे हैं, शफाफ इलेक्शन मांग रहे हैं, जो मैं समझता हूँ जमहूरियत का भी हुस्न है, जमहूर का भी हुस्न है। और उसमें अगर ये बाकी जमातों को ये गारंटी हो, अब ये 13 जमातें मिल के एक जमात के खिलाफ लड़ रही हैं। हालिया इलेक्शन मैंने उसी पे इतराज किया था जिसपे सेनेटर साहब कह के नहीं है, 80% ये बात कर रहे हैं। आप जरा जुलाई के और अभी अक्टूबर के इलेक्शंस उठा के देखें और देखें, रिकॉर्ड कायम हो गया कि खान साहब खुद जो है वो 7 सीटों से जीते हैं और बाकी जो है लोगों ने बिल्कुल इनकी सियासत को, इनकी तर्ज सियासत को, इनकी जमात की तर्ज सियासत को, इनके तरीका हुकूमत को रद्द किया है पूरी तरह। मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहूंगा कि आजाद इलेक्शन मांगना इस जमहूरियत में नहीं है और फोकस तमाम सियासी जमातों का होना चाहिए। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जो आप लेकर आए, उसमें उन्होंने तरमीम की, आपको ईवीएम एक्सेप्टेबल था, इनको नहीं है, आपको ईसीपी पर एतराजात हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप टेबल पर आएंगे, बैठेंगे तमाम सियासी जमातें। कमीशन ने उसको नहीं होने दिया, इस इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं होने दिया। हम तो यही चाह रहे हैं कि एक आज़ादाना इंतखाब हो और लोगों की राय क्या है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लोगों का पता लग जाए कि उनकी राय क्या है, वो किस जमात को वोट देना चाहते हैं, किस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, क्या वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं। आपकी अपनी डेफिनेशन होगी कि ये चीजें हो जाएं तो आजाद इलेक्शन होंगे, शमशान बुखारी साहब की अपनी होगी कि जी शफाफ इलेक्शन उस सूरत में होंगे जब ये रिफॉर्म्स तो इन्होंने अब ये इकट्ठे बैठे हुए हैं जो इलेक्शन होंगे, एक चीज कहते होंगे, ये जो राय इलेक्शन एक चीज मुझे कह लेने दे जरा, फिर जवाब दे दीजिए उसका। अच्छा, एक जुमला फरमाइए, मुकम्मल कीजिए। जी 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 जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए हम तो पार्लियामेंट में नहीं है ना इस वक्त, अगर ये इतने ही सिंसियर हैं, ये बात करते रहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, ये अब क्यों नहीं करते? हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म की इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी सिग्नेटरी हैं इंक्लूडिंग पीटीआई। आपको इलेक्शन तरमीम करनी ही नहीं आती,
आपने पहले दिन इलेक्शन तरमीम उनको कंट्रोवर्शियल किया, आपने कहा आप बैठे हुए हैं, हम नहीं बैठे हुए वहां, और आपने किसी से मुशावरत हम नहीं बैठे हुए। फिर आपने उन कानून को जो कानून मेरी गुजारिश सुने ना, आपने उन कवानीन को बुलडोज किया पार्लियामेंट में ज्वाइंट सिटिंग के अंदर। आपने हमसे अगर मुशावरत की होती ना तो वो कानून आज वापस ना होते। हमने आपको उस वक्त बोला था कि जिस दिन हमारा बस चलेगा हम उसको वापस कर देंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 वो कह रहे हैं अब हम नहीं है पार्लियामेंट में ना, अब आप हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 पे आप सिग्नेटरी हैं। अच्छा, आपने उसको वोट दिया हुआ है। उसी इलेक्शन एक्ट के तहत आप लोग आपका वजीर आजम बना, आपकी हुकूमत बनी। हालांकि उस इलेक्शन को हम नहीं मानते थे, वो आरटीएस बिठा के जो भी किया गया। बात यह है कि आपका अपना लगाया हुआ इलेक्शन कमिश्नर है, आप शिकायत नहीं कर सकते कि आप पहले इलेक्शन कमिश्नर लगाएं, बाद में आप उसकी शिकायत करना शुरू कर दें। और पहले आप उसकी तारीफें करते थे कि बड़ा ईमानदार है, बड़ा अच्छा है, और बाद में उठा के सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया कि जी वो तो आप लोग भी जस्टिस जावेद इकबाल की तारीफें करते थे, बाद में आप लोग आपके घर के फर्द हैं। इलेक्शन कमीशन है जिसकी इलेक्शन करवाते हुए, एक मिनट मेरी बात तो सुने ना, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसकी वॉच के अंदर आप अभी ये बाय इलेक्शन जीते हैं। तो आप ऐसी बातें ना करें जिसे और कोई कानून तब्दील इस तरह का होने से नहीं जा रहा, वो तो हमारा इतना वक्त मौजूद है कि इम्प्लीमेंट की जा सके। फिर मेरी गुजारिश सुने ना, फिर ये कहते हैं जी रजीम चेंज ऑपरेशन। कौन सा रजीम चेंज ऑपरेशन? आपने तो अमेरिका से माफी मांग ली है। आप तो अमेरिका के साथ कह रहे हैं कि हम बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। माफी तो नहीं मांगी। माफी मांगी ना, एम्बैरेसिंग है कि हम तमाम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात करते, तो फिर ये माफी मांगने सारे वाले आप लोग हैं, पाकिस्तान को लगाया कि जी रशिया के अंदर। मेरी गुजारिश आप सुन ले, मेरी गुजारिश तो सुन लेना 2 मिनट आप। नहीं फिर आप सारे पाकिस्तान को लगाया इफरान साहब ना, मैं रशिया गया, हम माफी मांगने वाले नहीं है। मैं फिर आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको बोलने बात सुनने एक लफ्ज आपका नहीं बोल। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, साहब की बात मुकम्मल कर ले आप, फिर मैं का जवाब है। मैं कह रहा हूं कि रशिया के अंदर आपने पूरे पाकिस्तान को आगे लगाया कि जी मैं इस्लामी मैं बड़ा लीडर हूं। मैं चला गया रशिया, मॉस्को पहुंच गया, और मैंने जाके तेल की डील करने लगा था, और मैं पता नहीं क्या दुनिया में तब्दीली लाने लगा था। और बाद में आप कहते हैं मुझे शर्म आती है उस ट्रिप के ऊपर। पहले आपने उसका चूरन भेजा पूरे कौम को, और उसके बाद आपने कहा कि मुझे इस पर शर्म आती है, इस पर आपको कौम से माफी मांगनी चाहिए। फिर आप ये कहते हैं कि जी हॉर्स ट्रेडिंग बड़ी बुरी चीज है। इमरान खान की ऑडियो लीक हुई, क्या कहा उसने? 6 लोग मैंने खरीद लिए और 6 मैं खरीदने की कोशिश कर रहा हूं। यह आपकी ऑडियो लीक हुई है, जिसको आज तक आपने ये नहीं कहा कि हमारी ऑडियो नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जी सादिया ये जोड़ के चीजें कर रहे हैं, ऑडियो लीक तो पता नहीं क्या क्या हुई है। जो हैंडलर्स हैं वो बुरे हैं, जो हैंडलर्स हैं वो बुरे हैं, और सियासी पार्टियां बुरी हैं। और अमेरिका के साथ मैं अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं। भाई जिसने आपके खिलाफ साजिश की, आप उसके खिलाफ तो बरसरे पैकार हो पहले। हाँ नहीं, बट ही सेइंग इट्स बिहाइंड सर पैर नहीं है ना, इट्स बिहाइंड मी के मतलब चले आगे की बात करते हैं। अब आगे मैं ये चाहता हूं जिसने आप पे, बट ही इज नॉट सेइंग कि ये हुई नहीं कॉन्स्पिरेसी, वो उस पे कायम है। वो उस पे जिस मर्जी पे, वो तो देखे ना, आप कोई हवाई अपने दिमाग में कोई चीज बना ले और वो समझना शुरू हो जाए, तो मैं इसका कोई इलाज बुखारी साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आप बात करना चाह रहे थे, फिर मैं रज़ा रूमी साहब की जानिब जाऊं। मैं सिर्फ ये कहूंगा सादिया, ये अपना माजी देखें। इन्होंने जिनको, जो लोग राते रहे, जिनको ये कहते रहे कि हम उनके बेटों की तरह हैं और वो हमें लाते रहे, आज इन्होंने उनसे तल्लक कैसे दूर किया है। ये अपने माजी की तरफ देखें और फिर ये दोगों पे इल्जाम दे। हमारी सीधी सी बात है, हम अक़वाम आलम से, तमाम मुल्कों से इंक्लूडिंग अमेरिका, हम अच्छे तल्लकात चाहते हैं, मगर हम पाकिस्तान की पॉलिसी आज़ादाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान में बने, मगर हम पूरी दुनिया से अच्छे तल्लकात चाहते हैं। ओके चलें, ठीक है। रज़ा रूमी साहब मुझे बताइए, मैं वापस इसका तरीका ये नहीं है कि ये जिस तरह सियासतदानों से पूछने की कोशिश कर रही थी कि ठीक है कि अगर इलेक्शन चले 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब भी होते हैं, आपको या मुझे बतौर सहाफ़ी या बतौर पाकिस्तान के शहरी मुझे बताएं कि हमारे पास इस चीज़ की कोई एश्योरेंस है कि अफनान साहब की जमात या शमशान बुखारी साहब की जमात या पीपल्स पार्टी जो है वो सड़कों पर नहीं आ रही होगी उन इलेक्शन के नताइज के नतीजे के अंदर, और ये नहीं कह रही होगी कि जी धांधली हो गई है, ये नहीं कह रही होगी कि जी फला शख्सियात ने रिगिंग करवाई है, हम कबूल नहीं करते, और फिर मे बी जो भी हुकूमत बन रही हो उसको कह रहे हो कि नहीं, इसको हम निकाल के दम लेंगे क्योंकि ये असल जायज हुकूमत नहीं है। देखिए सादिया, कोई एश्योरेंस तो है नहीं, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि मीडिया का बहुत अहम किरदार है, और इस पूरे जो तनाव है उसके अंदर, और अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया बिल अमूम
कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर वो रोल नहीं अदा कर रहा। मीडिया भी उसी पोलराइजेशन का शिकार हो चुका है, एक तरफ या दूसरी तरफ साजिश का बयानिया हो या इमरान खान साहब की तोशाखाना की घड़ियां हों, वो एक ही साइड जो है वो इतनी ज़्यादा पार्टिजानशिप हो गई है कि जो काम होता है मीडिया का पब्लिक इंटरेस्ट को रखना, और जैसे आप सवालात कर रही हैं कि अवाम का मफाद कहाँ पर है, तो हमें इनको बार बार याद करवाना चाहिए कि बजाय इसके कि हम इनके बयानियों को एम्पलीफाई करें, हमें इनको ये बारहा याद करवाना होगा कि आप लोगों की जिम्मेदारी है आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक लोगों के मफाद के लिए, ये नहीं कि आप महज इल्जाम तराशी और साजिशी नजरिए उनको बार बार दोहराते रहें और बार बार अदम इस्तेहकाम का बंदोबस्त वो करते रहें। इसलिए मेरे ख्याल से हमें सभी पार्टियों को याद दहानी जरूरी है और रोजाना की बुनियादों पर। तो ये जब भी ये मामला ठीक होगा, कभी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये रविश हो गई है कि जो बहुत बड़े बड़े मीडिया की आउटलेट्स हैं, आवाजें हैं, वो लोग जिनका इन्फ्लुएंस है वो इस वक्त पार्टिजान दिखाई देते हैं। कोई पीटीआई की तरफ है तो कोई पीडीएम की तरफ है, कोई किसी और की तरफ है। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए और इसके लिए हम सबका को मिलकर ही काम करना होगा। जी शुक्रिया। आपने जिक्र किया अभी तोशाखाना केस का, तो क्विकली में जरा अफनान साहब आखिरी चंद लम्हात हैं, वो तो कहानी खत्म ही हो गई जब वो फरा साहिबा के डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट सामने आ गए हैं कि वो तो जब उमर फारूक साहब क्लेम कर रहे हैं कि वो दुबई आई, उनसे मिली, उन्होंने दुबई ट्रैवल ही नहीं किया। लेकिन बात ये है कि जो घड़ी है वो इमरान खान साहब को गिफ्ट की गई थी, दुनिया की एक वाहिद ही घड़ी है, वो उमर फारूक तक तो पहुंची है। अब वो किस तरह पहुंची है, लेकिन इखलाकी तौर पे आप कह सकते हैं कि हाँ नहीं करना चाहिए था उन्हें, ये काम एक तोहफा था, लेकिन कानूनी तौर पे तो वो कहते हैं कि जी वो मैंने अकाउंट में उन्होंने पैसे जमा कराए हैं, उस पर टैक्स दिया है, शो किया है। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए बात ये है कि मैं अगर 2.25 अरब रुपए की चीज की वैल्यूएशन करा लूं 5 करोड़ 10 लाख रुपए जिना सुपर की एक 10 बाय 10 फुट की दुकान से, वो दुकान जिससे आप अपना मोबाइल फोन आप ना बेचें वहां पे जाके, मैं आपको बिल्कुल आप अपनी घड़ी ना लें वहां से जाके, या आप 5,000 रुपए की चीज वहां से ना ले। अच्छा। उधर से जाके इन्होंने 5 करोड़ 10 लाख रुपए की वैल्यूएशन। बट उमर फारूक साहब का दावा डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक गलत है। देखिए मैं एक बुनियादी बात बता देता हूँ, कि आप वैल्यूएशन इस तरह नहीं कराते। अगर आपने वैल्यूएशन इस तरह कराई, एक गलत काम किया, दूसरा आपने अगर एक चीज बेची उस पर आपने सेल्स टैक्स पे किया, ठीक है, के मुताबिक है। और अगर बाहर गई है तो पैसा कैसे बाहर गई, पैसा कैसे वापस आया? चलें सही है, सारे सवाल तो बनते हैं। आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया समसाम बुखारी साहब, सेनेटर अफनान साहब, रजा रूमी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।